डिवोर्स एक शब्द, इसके साथ जुड़े होते हैं घर, पैसा, बच्चे और पूरी जिंदगी का प्लान। सिर्फ शादी टूटती है कि सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि अब हम साथ रहेंगे या नहीं। सवाल ये भी होता है कि जो हमने बनाया वो किसका है, और जो सबसे कीमती है वो होता है बच्चा, कि वो किसके साथ रहे। आज हम लॉ की किताबों से ज्यादा रियल लाइफ की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की, पेरेंटिंग की, पावर की और उन फैसलों की जो कोर्ट में लिए जाते हैं लेकिन असर सीधा दिल पर पड़ता है। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जिनके साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिवोर्स में लॉ कहाँ खड़ा है और इंसान कहाँ खड़ा है। एक सीधी बात से शुरू करते हैं कि आजकल ये जो डिवोर्स है, क्या ये सच में सेपरेशन होने का एक तरीका है या फिर एक लंबी लीगल और एक इमोशनल लंबी फाइट है? देखिए, इससे भी आगे बढ़ के मैं कहूँगा कि एक मेंटल स्ट्रेस है। जब आप लीगल फाइट में जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस दोनों के लिए होता है, पति-पत्नी दोनों के लिए होता है जब आप डाइवोर्स जैसी प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। और जब खासकर जब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में अगर आप डाइवोर्स फाइल करते हैं, तो एक बहुत बड़ी एक लंबी फाइट है। एक पहली फाइट तो शुरू होती है अपने आप से। जब कोई व्यक्ति, कोई महिला या कोई पुरुष ये डिसाइड करता है कि मुझे तलाक लेना है, तो सबसे पहली फाइट उसके अपने आप से शुरू होती है। वो फाइट फिर निकल के कोर्ट तक पहुंचती है, फिर 2 वकीलों के बीच में वो फाइट शुरू होती है। लेकिन हर डेट पे वो फाइट, वो आपको ये सारी चीज़ें जब आप डेट पे पहुंचते हैं, डेट से इनफैक्ट डेट से 1 दिन पहले उस व्यक्ति के या उस महिला के ज़हन में सारी बातें, आपका पास्ट, आपकी लड़ाई क्यों शुरू हुई, आपका क्या शुरू हुआ, आप क्यों इस प्रोसेस में जा रहे हैं, ये सब कुछ हर हर डेट पे नाचता है। और ये एक ऐसा पूरे प्रोसेस के दौरान कम से कम 10 बार आपका प्रोसेस होता है। और हर प्रोसेस में आप ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में होती हैं। अच्छा, तो ये जो लीगल बैटल है और ये जो प्रोसेस है, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। अगर शादी करने के समय 2 व्यक्ति या फिर 2 परिवार डिसाइड करके शादी कर लेते हैं, तो एक तलाक का भी, क्योंकि तलाक के केसेस, चाहे वो रीज़न जो भी हो, वजह जो भी हो, तलाक के केसेस बहुत बढ़े हैं। एक्सट्रीम नंबर्स हो गए हैं इस समय। और अदालतें भी खचाखच भर रही हैं फैमिली कोर्ट के मैटर से। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस आना चाहिए जिससे ये जो बैटल है, ये स्ट्रेस है, क्योंकि अगर कोई 2 व्यक्ति साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, उनको किसी और के साथ रहना है या अलग रहना है या कुछ भी करना है, तो उनको इस बात की आज़ादी होनी चाहिए। उनको ये 4 साल का जो स्ट्रेस है, वो खत्म किया जाए। खत्म की। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो एक डिवोर्स है, ये सेपरेशन है, ये पूरा एक लीगल प्रोसेस है और इसमें प्रॉपर्टी, बच्चे, फ्यूचर सब कुछ आ जाता है। तो एज अ लॉयर आपको क्या लगता है, आप क्या फील करते हैं जब आप इस तरह के केसेस देखते हैं? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली मैटर्स में ना जाऊँ, क्योंकि मैं बड़ा सॉफ्ट हार्ट आदमी हूँ। ओके। लेकिन अगर मुझे जाना पड़ता है, तो वाक़ई में पूरा दिन मेरा मतलब ये सोचने में बीत जाता है कि 2 रिश्ते जो खूबसूरत रिश्ते, मतलब पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका का रिश्ता, इस संसार में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। वो रिश्ते जब उस रिश्ते की वजूद को डिसाइड करने के लिए जब कोई तीसरा व्यक्ति, अदालत जब वो डिसाइड करती है, और हमेशा ये कहा गया है कि 2 जनों के रिश्ते के बीच में जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो रिश्ता उसी दिन से खत्म हो जाता है। और वो जो लड़ाई जब आपकी कोर्ट में आ जाती है, जब वो तीसरा व्यक्ति आपको ये डिसाइड करता है कि आप तलाक लेंगे या नहीं लेंगे, तो और वो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, हालाँकि बड़े दुर्भाग्यवश ये है कि बहुत सारे लोगों ने इसको धंधा भी बना लिया है, इस डाइवोर्स प्रोसेस को, एलिमनी प्रोसेस को। लेकिन जो वाक़ई में जो लोग पीड़ित होते हैं, जो वाक़ई में बहुत दुखी लोग भी मैंने देखे कि जब वो कोर्ट्स में आते हैं और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में आते हैं, तो एक बड़ा ही भयावह स्थिति होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप 6 महीने भी रहे हों, साल भर भी रहे हों, 2 साल रहे हों, जो इतने वर्ष रहे हों, बहुत तरह मैंने देखा कि बहुत बुजुर्ग-बुजुर्ग लोग भी कोर्ट्स पे आते हैं डाइवोर्स लेने। तो ये उनके मन की व्यथा वही समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों का क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा? जो प्रॉपर्टी हो सकता है एक व्यक्ति ने पूरे आजीवन कमाई हो, वो उसको शेयर करना पड़ता है। बिल्कुल। या फिर जो जो बच्चे जिनको माता-पिता दोनों का प्यार मिला हो अभी तक, उन उन बच्चों को शायद एक प्यार कुर्बान करना पड़ेगा, या माता का प्यार मिलेगा या पिता का प्यार मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रॉपर्टी की बात आपने की। तो जब भी शादी कोई टूटती है और डिवोर्स का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो एक ऑटोमेटिकली दिमाग में चीज़ आ जाती है कि क्या जो प्रॉपर्टी मैंने शादी से पहले बनाई है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली अब शेयर करनी पड़ेगी?
देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है वो शेयर ही करनी पड़ेगी या एलिमनी के रूप में देनी पड़ती है। देखिए एक तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ कि डाइवोर्स 2 तरीके से होते हैं। एक तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स है कि आपने डाइवोर्स फाइल किया और आप उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। फिर किसी पुरुष ने अगर मान लीजिए डाइवोर्स डाला तो महिला की जो भी उसकी माँग है कि भाई डाइवोर्स मैं दे दूँगी लेकिन मुझे ये चीज़ें चाहिए एलिमनी के रूप में। बिल्कुल। एक ये हो जाता है। दूसरा जो होता है म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स में होता है कि दोनों पति-पत्नी एक आपसी समझौता करते हैं कि भाई अब हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ और वो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं। उनमें अगर कोई आपसी सहमति हो गई कि हाँ भाई मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए या मेरा जो शादी में खर्च हुआ था वो दे दो। या कोई-कोई महिलाएँ मैंने ऐसी भी देखी है, मैंने बहुत सारे ऐसे डाइवोर्स कराए कि महिला कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए बस तुमसे निजात चाहिए। तो ये भी ऐसे भी केसेज़ हुए हैं। जी। तो और कुछ-कुछ केसेज़ में ऐसा हुआ है कि नहीं मुझे 50 लाख ही चाहिए तभी मैं डाइवोर्स लूँगी और कोर्ट तक पहुँचते-पहुँचते 50 लाख का अमाउंट 60 लाख हो जाता है कि नहीं-नहीं अब उसको पत्नी को लगता है नहीं-नहीं 50 लाख तो ये मान गया अब इसको 60 बोलती हूँ तो 60 में और मुझे 10 लाख और मिल जाए। ऐसे भी केसेज़ मैंने देखे हैं कि 50 लाख में साइन हो गया, बात हो गई, कोर्ट तक पहुँचे तो 60 लाख हो गया या 60 में बात होगी तो उसको लगता है 5 लाख और बोल दूँ। एग्ज़ैक्ट ऐसे तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की धारणाएँ आप इसमें देखेंगी। तो और जो आपका सवाल था कि प्रॉपर्टी देखिए प्रॉपर्टी जो आपकी एक तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, एक होती है जो आपकी सेल्फ क्लेम प्रॉपर्टी जो सिर्फ़ आपने अपने आजीवन कमाई है। तो जब तलाक होता है, तो ऑब्वियसली और तलाक में जो एलिमनी निर्धारित होता है, वो एलिमनी निर्धारित करने का जो मसौदा तैयार किया गया था, वो इसलिए तैयार किया गया था कि जो महिला है, वो उसी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिए जो उसका पति जी रहा है। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, अगर आप 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो एट लीस्ट महिला को 1 लाख रुपया महीना आपको देना पड़ेगा कि वो भी उसी स्टैंडर्ड का लाइफ जिए। आपके पास 4 घर हैं, तो 1 आध घर आपको उस महिला को भी देना पड़ेगा। एक डोमेस्टिक वायलेंस का जब केस होता है, तो उसमें हाउस होल्ड दे सकते हैं आप, अलग से उसको घर देना। अब ये सारी चीज़ें मतलब एक एक व्यवस्था ऐसी तैयार की गई है। बेसिक उसका पर्पज़ यही है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक पुरुष जी रहा है, वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ महिला जिए तलाक के बाद। क्योंकि एक एक तलाक जो शादी हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बनाया गया था कि एक सिक्योरिटी है। एक महिला के लिए एक सिक्योरिटी भी है कि अगर वो जा रही है शादी करके, अगर वो कोई काम नहीं भी कर रही है, आजकल की हालाँकि महिलाएँ बहुत बहुत सारी महिलाएँ काम कर रही हैं और सक्षम है अपने आप को रखने के लिए, जीने के लिए। लेकिन अगर महिला नहीं भी कमा रही तो एक तरीके का सिक्योरिटी जो शादी एक देता है, ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था देती है। तो इन केस अगर वो नहीं होता है, तो वो पति ये सारी चीज़ें उनको देगा और ज़रूरी नहीं और हाँ, अगर वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, देखिए इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में बहुत सारा मसला होता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में ज़रूरी नहीं कि वो सारा कुछ मकान या प्रॉपर्टी उस महिला को मिले, क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का एक सीक्वेंस होता है, एक इंडियन सक्सेशन एक्ट वो डिसाइड करता है। अमूमन अगर मान लीजिए एक दादा की प्रॉपर्टी है तो उसका हक जो है वो पोते का ज़रूर होता है। ओके। तो पोता उस वो प्रॉपर्टी क्लेम करता है, अगर पोता महिला के साथ भी रहता है तो भी वो प्रॉपर्टी अपनी दादा की प्रॉपर्टी वो क्लेम कर सकता है। ओके। लेकिन वो महिला इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसके पति द्वारा खुद से कमाई गई प्रॉपर्टी है या खुद से कमाया गया धन है, तो उन सारी चीज़ों पर वो क्लेम कर सकती है और कोर्ट वो निर्धारित करती है कि क्या अमाउंट दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए। ओके। अच्छा, कोर्ट्स कहती हैं कि लॉ जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या ये डिसीजंस भी वैसे ही न्यूट्रल रहते हैं? देखिए कोर्ट्स भी कहती हैं और दुर्भाग्यवश हमारा संविधान भी यही कहता है, आर्टिकल 15 भी यही कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और संविधान को अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो उसका भी मतलब यही होता है संविधान, मतलब जो विधान है वो सबके लिए समान है। सम प्लस विधान। जी। संधि विच्छेद जो हिंदी में पढ़ते हैं तो अगर हम इसको करके देखें तो संविधान सबके लिए समान है। जी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर आप जाके देखें तो ये बिल्कुल एक एक मनगढ़ंत कह सकते हैं आप, एक झूठी बात है कि इक्वालिटी सबको मिली हुई है, जेंडर न्यूट्रल कानून है। बिल्कुल नहीं है और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जेंडर न्यूट्रल कानून होने चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जेंडर न्यूट्रल कानून होने चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। जब ऐसी समस्याएँ थी महिलाओं के लिए, उस समय ज़रूरत थी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को जो महिलाएँ आग में झोंक दी जाती थी, दहेज के लिए आग से जला दी जाती थी, घर से बाहर निकाल दी जाती थी, उस समय ज़रूरत वाक़ई में थी महिलाओं के सशक्तिकरण के ऐसे कानूनों की। लेकिन अब मुझे लगता है कि जेंडर न्यूट्रल कानूनों की भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे आपने मामले देखे होंगे कि पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक इस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है और जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने की ज़रूरत है हर जगह। जैसे आप पॉश एक्ट देखें, उसमें भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है।
दहेज उत्पीड़न का केस देखें या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस देखें, ये सारे केसेज़ अगर हम देखते हैं और बहुत सारे केसेज़ में ऐसा भी होता है कि महिला 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमा रही है, पुरुष कुछ भी नहीं कमा रहा है। उसको फिर भी केस डाल देती है नॉमिनी का और वो कोर्टें कहती है कि आप चाहे घर बेच के दो, कुछ बेच के दो, आपको पैसा देना पड़ेगा। राइट। तो ये सारी व्यवस्थाओं को मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से विज़िट करने की ज़रूरत है, दोबारा से इन सब व्यवस्थाओं को देखने की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी जिसके प्रति भी देखिए, सशक्तिकरण का मतलब कभी ये नहीं होता कि दूसरे पक्ष को आप एकदम नीचा दिखा दीजिए, दूसरे पक्ष को एकदम खत्म कर दीजिए। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि आप और एक तो मैं मेरा इस शब्द से भी बड़ा विरोध है कि आप किसी को सशक्तिकरण कहने का मतलब है कि आप उसको दुर्बल मान रहे हैं। तो मेरा इस शब्द से भी बड़ा वो कोई प्रेम नहीं है इस शब्द से कि सशक्तिकरण जैसा शब्द कोई होना ही नहीं चाहिए। आप एक समान अवसर दीजिए सबको, समान अवसर दिया जाना चाहिए। अगर कोई वंचित है पढ़ाई-लिखाई से, अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही, समान अवसर नौकरी का दीजिए, पढ़ाई-लिखाई का समान अवसर दीजिए। लेकिन जब आप सशक्तिकरण जैसे शब्द जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उन शब्दों को हम महिमा मंडित करने लगते हैं, उस महिमा मंडन के चक्कर में तमाम योजनाएँ देने लगते हैं, तो एक दूसरे वर्ग को हम उपेक्षित करने लगते हैं और दूसरा वर्ग फिर बहुत ही सख्ते में चला जाता है और आज वो आप देखेंगे कि ये ऐसी स्थिति में देश आ गया है कि एक वर्ग बहुत ही उपेक्षित हो चुका है और एक वर्ग बहुत ही शोषित हो चुका है, तो एक जेंडर न्यूट्रल कानून की ज़रूरत अब इस देश में। आपको क्या लगता है कि डिवोर्स के वक़्त में प्रॉपर्टी जो है उसको एक प्रेशर पॉइंट बना दिया जाता है कि अगर ये चीज़ नहीं करोगे या ये सेटल नहीं करोगे, तो तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल, बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि ना सिर्फ़ प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी जी, मतलब मेरे एक केस में पत्नी को एक कोर्ट ने अवार्ड किया कि ये गाड़ी 50 लाख की गाड़ी आप खरीद के दे देना, 50 लाख की गाड़ी उसने खरीद के अगली डेट में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कि ये वाली गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। मतलब एक गाड़ी की डिमांड आती है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होती है कि ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए, वो जो 50 लाख वाली जो गाड़ी थी वो कंफर्टेबल नहीं है। तो इस तरीके की भी डिमांड्स होती हैं और नाजायज़ भी डिमांड होती है, कभी जायज़ भी डिमांड ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नाजायज़ हमेशा डिमांड होती है, बहुत सारे केसेज़ में नाजायज़ डिमांड होती हैं और उनके पास क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो ये कानून है, उसको एज़ अ शील्ड यूज़ करिए, एज़ अ स्वॉर्ड मत यूज़ करिए। आपको अपने बचाव के लिए इसको यूज़ करना चाहिए, ना कि तलवार लेके आप दूसरे को काटने के लिए दौड़ेंगे। तो जब तक ये भावना दुर्भावना बहुत सारे लोगों में ये प्रवेश कर चुकी है कि हम इसको एज़ अ तलवार यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हैं और बहुत प्रेशर अगर कोई व्यक्ति छुटकारा अगर कोई पुरुष है, वो छुटकारा चाहता है कि मुझे तलाक चाहिए और महिला को ये बात पता है, तो वो उस बात का फ़ायदा उठाती है कि नहीं मुझे ये प्रॉपर्टी दो, ये पैसा दो, इतना पैसा दो तब मैं जाके तलाक दूँगी, अदरवाइज़ तुम्हें ऐसे ही चक्कर कटवाती रहूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। और अगर डिवोर्स के दौरान एक और बात आती है सामने, वो होता है बच्चा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तो ऐसे में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे पर? देखिए, उस बच्चे को जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चा ही शायद महसूस कर सकता है, हम आप सिर्फ़ उस पर बात कर सकते हैं। एक एक बच्चे को जिसका राइट उसके पिता पर भी है, समान अधिकार और उसके माता पर भी पूरा अधिकार है, उस बच्चे को ये भी अधिकार है कि उसकी माँ उसको लाड-प्यार से उसको रखे और उस बच्चे का ये भी अधिकार है कि उसको पिता उसको सुरक्षा प्रदान करे। एक वो जब घर से बाहर निकले तो उसको इस बात की सुरक्षा हो कि मेरे पिता का हाथ मेरे सर पे है और जब वो घर में पहुँचे तो उसको इस बात की अनुभूति हो कि मेरी माँ का आँचल मेरे साथ है। लेकिन जब तलाक होता है, तो ये या तो पिता का साथ होता है या तो माँ का साथ होता है क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोनों के साथ तो बच्चा रह नहीं सकता। आम-सी बात है। तो उसमें या तो वो बच्चा माँ का प्यार नहीं पा पाता या पिता का प्यार नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है जिसका निजात मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है क्योंकि 2 पति-पत्नी अगर अलग हो गए तो या तो बच्चा वो जब तक एडल्ट नहीं हो जाता, जब तक 18 साल का नहीं हो जाता उसको किसी न किसी के पास रहना है। तो एक ये वाली बहुत बड़ी समस्या मुझे लगता है कि एक इसमें हम ही लोगों को एक पहल करनी चाहिए कि जब आप शादी करते हैं, तो 2 साल 3 साल तक आप अपने एक-दूसरे को देख समझ लीजिए कि हमारी आपसे बन रही है, नहीं बन रही है, तब जाके बच्चे पैदा करिए। अगर आपको लगता है 2 या 3 साल तक में भाई मेरी नहीं बन पाएगी आपसे, तो पहले तलाक ले लीजिए, फिर बाद में बच्चे पैदा करिए क्योंकि उन बच्चों का जो भविष्य होता है, उन बच्चों का जो मानसिक एक संतुलन होता है, एक मानसिक जो प्रताड़ना उनको झेलना पड़ता है आजीवन, वो मुझे लगता है कि उनको वो कहीं से डिज़र्व नहीं करते। आप दोनों के डिस्प्यूट में, किसी पति-पत्नी के डिस्प्यूट में बच्चा जब प्रताड़ित होता है मानसिक रूप से, फिर एक बहुत बड़ी विडंबना है
और इसको बिल्कुल यही एक उसका उपाय है, और कोई उपाय मुझे नहीं लगता कि और कोई उपाय, क्योंकि कानूनी रूप से इसका कोई उपाय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। बच्चे की कस्टडी मिलने के बाद, चाहे वो आइदर मदर हो या फादर हो, जिसे भी मिलती है और वो अचानक से ये डिसाइड करता है कि उसके अपनी वेल-बीइंग के लिए उसे किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में शिफ्ट होना है। तो ऐसे में क्या उसे ये राइट है ये सब करने का? देखिए, जब कस्टडी एक किसी के साथ अगर बच्चा रहता है, तो जब भी ये डिसाइड होता है या कस्टडी की पिटीशन पड़ती है या फिर जब कंडीशन डिसाइड होती है, तो यही डिसाइड होता है कि भाई अगर माँ के साथ बच्चा रह रहा है, तो जो पिता है उसका वो छुट्टियों में आकर कुछ कंडीशन डिसाइड हो जाते हैं कि भाई छुट्टियों में आकर आप उनसे मिल लिया करिए, या 7 दिन में आप 1 दिन अपने घर ले जा सकते हैं, या फिर 2 घंटे आके आप बच्चे से मिल सकते हैं। इस तरीके की कंडीशन बहुत सारे अलग-अलग केसेज़ में अलग-अलग कंडीशन निर्धारित होती है। तो अगर कोई लेके जा रहा है, अगर देश से बाहर जा रहा है, तब तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी बिना कोर्ट। अगर दूसरा व्यक्ति चला जाता है कोर्ट, तो उसमें आपको समस्या आएगी। लेकिन आप विद इन कंट्री अगर आप कहीं शिफ्ट हो रही हैं, अगर मान लीजिए आपकी कहीं जॉब शिफ्ट हो गई, या पुरुष के पास अगर वो बच्चा है तो उसकी कहीं जॉब शिफ्ट हो गई, तो अमूमन सी बात है कि वो शिफ्ट होगा ही होगा, और उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई कानून नहीं रोक नहीं सकता। आपको अगर बच्चे से मिलना, तो आपको उस स्टेट में ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो इसमें इसमें विद इन लिमिटेशन ऑफ इंडिया अगर है, तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बार आएगा, ना कानूनी ना कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, अगर आप देश से बाहर जा रहे हैं, तब जाके ये दूसरा पक्ष इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है, और उस बात को कोर्ट सुनेगा भी, और उस पे रोक भी लिया जा सकती है। ओके। हम अक्सर ये सुनते हैं कि चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट मतलब बच्चा क्या चाहता है। एक्चुअली क्या ये वाक़ई ही जिस टाइम पे डिवोर्स हो रहा होता है इस चीज़ को देखा जाता है कि बच्चा क्या चाहता है, या फिर एक पेरेंट या फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि उसका बेस्ट क्या होना चाहिए? देखिए, चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट तो कोई भी कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती, कि चाइल्ड का बेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट ये है कि वो माँ-बाप दोनों के साथ रहें। जैसा मैंने पहले कहा कि उसको उसका बेस्ट इंटरेस्ट तो वही है कि दोनों के साथ रहे। दूसरा इंटरेस्ट आता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कि बच्चा किसके साथ फाइनेंशियली सिक्योर। फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा, किसके साथ उसकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी। हालाँकि जब कोई लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, तो उस केस में ये भी देखा जाता है कि अगर अगर कस्टडी पिता को मिल रही, तो क्या पिता के घर में कोई लेडी है? इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेज़ बच्चों के साथ होते हैं। तो जब कोई बच्ची है, तो बच्ची के केस में ये ज़रूर देखा जाता है कि अगर पिता को कस्टडी दी जा रही, तो उस केस में बिल्कुल ये देखा जाता है कि उस घर में कोई लेडी है या नहीं है, बच्ची की टेक केयर करने के लिए। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसके साथ है, किसके साथ बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहेगा, या फिर म्यूचुअली अगर आप डिसाइड कर लें, तो म्यूचुअली आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट यही देखती है कि किसके साथ बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। तो बच्चे का फ्यूचर जिसके साथ सिक्योर होता है, उसकी उसी को कोर्ट मानती है कि इसके साथ ही बेस्ट इंटरेस्ट है। साधन की बात करें मतलब एक पिता की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आज सिस्टम जो है उनको इक्वल पेरेंट के रूप में देखता है या हर जी बायस्ड है? देखिए, पिता के रूप में तो कोर्ट को देखना पड़ेगा, कानून को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लीगल बैटल में जब हम पहुँचते हैं, तो वो कहीं न कहीं पिता अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, और एक जैसे मैंने केस कहा, अगर मान लीजिए पिता फाइनेंशियली स्टेबल भी है, और उसकी एक बच्ची है, और उसके घर में कोई महिला नहीं है देख-रेख करने के लिए, तो कोर्ट के दिमाग में ये बात आती है, और कोर्ट हो सकता है कि बच्ची की कस्टडी उस पिता को ना दे। तो यहाँ पे एक बायसनेस होती है उस पिता के लिए, कि सब कुछ होते हुए भी बच्ची भी शायद ये चाहती है कि मैं पिता के साथ रहूँ। लेकिन बहुत छोटा जब बच्चा होता है, तो बच्चे का, हालाँकि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं 5 साल से ऊपर, तो बच्चों से भी कोर्ट कोर्ट बुला के पूछती है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं? आप किसके साथ ज़्यादा खुश हैं? या आपको कौन मानता है? कोर्टें और बाकायदे बहुत सारे कोर्ट्स हैं जो चैम्बर में बुला के, बड़ी कोर्ट में नहीं, चैम्बर्स में बुला के पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों को बुला के पूछती है चैम्बर्स में, कि बच्चा किसके साथ खुश है, बच्चे से पर्सनली क्वेश्चन करती है, पूछती है। तो ये इंटरेस्ट देखा जाता है। लेकिन एक कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि एक बायसनेस तो है, एक एक पिता के रूप में अगर हम कहें, तो अगर ऐसे केसेज़ आते हैं, तो एक बायसनेस का सामना उसको करना पड़ता है। ट्रू। तो आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी और चाइल्ड की जो कस्टडी है या प्रॉपर्टी की जो माँग है, ये दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं जिस वक़्त हम डिवोर्स ले रहे होते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल कनेक्टेड होती है। जब चाइल्ड की कस्टडी की माँग होती है, अगर आप कस्टडी पिटीशन फाइल करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल देखी जाती है। या फिर कनेक्टेड तब हो जाते हैं जब मान लीजिए कि पिता को चाहिए कि ये बच्चा मेरे साथ रहे, और महिला ये कंडीशन रख दे कि बच्चा मैं तभी दूँगा जब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करोगे, तब आप कह सकते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड है। अदरवाइज़ तो इंटरकनेक्टेड नहीं, लेकिन हाँ, इंटरकनेक्टेड इसको इस तौर पे बना दिया जाता है। बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है कि महिला कहती है कि ये वाली प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम पे करोगी, तो मैं बच्चा
तुम्हें दे दूँगी। बहुत सारे केसेज़ में मैंने देखा कि छोटी-सी बच्ची 1-1 2 साल की बच्ची है, उसको भी माँ कस्टडी लेने के लिए नहीं तैयार है, पिता रखता है कस्टडी उसकी। तो ये सारी बहुत सारी मतलब मैं किसी एक के प्रति मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक गलत है या कोई एक सही है। लेकिन हर दोनों पक्ष मैंने देखा है कि दोनों पक्ष कहीं न कहीं गलत होते हैं, दोनों पक्ष कहीं न कहीं सही होते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी का एक मसला है, ये बिल्कुल जब आप फैमिली डिस्प्यूट्स में आते हैं, मैट्रिमोनियल कोई डिस्प्यूट होता है, तो फैमिली मैटर्स में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा विषय और मनी एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। और बहुत सारे केसेज़ आपने पढ़े होंगे कि कई सारी महिलाएँ ना इस तरीके का एक व्यवसाय बना रखा है कि वो एक से शादी करती हैं, उससे पैसा लेते हैं, फिर उनसे लिया एलिमनी, फिर दूसरी शादी बहुत सारी महिलाएँ ऐसे चिमटी भी गई, इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई है। तो इस तरीके हालाँकि वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है, कोई ऐसा और अगर पूरे हिंदुस्तान में बात की जाए तो 100-200 महिलाएँ ऐसी होंगी। लेकिन आम तौर पर भी जो इस तरीके के केसेज़ हैं, उसमें प्रॉपर्टी और पैसा एक बहुत बड़ा विषय बनता है। आपको क्या लगता है कि चाइल्ड की रीलोकेशन या फिर चाइल्ड से मिलने का जो एक एक्सेस दिया जाता है, उसे एक आजकल बार्गेनिंग सिस्टम बना दिया गया है कि मेरी जब तक ये डिमांड नहीं पूरी करोगे तब तक मैं बच्चे से नहीं मिलने दिया दूँगा? हाँ, बिल्कुल क्योंकि देखिए जब कस्टडी पिटीशन डिसाइड होती है तो ये कह दिया जाता है कि भाई अब हफ्ते में आप 1 दिन आपको बच्चे से मिलने का राइट है, 1 दिन आप उससे मिल लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए जिसके पास कस्टडी है, पिता के पास या माता के पास है, अगर वो बच्चे को नहीं मिलने दे रही तो आप हर बार कोर्ट तो जा नहीं सकते हैं। हर दिन आप कोर्ट जाके कह नहीं सकते कि भाई ये नहीं मिलने दे रही है। तो और उसके लिए भी कोर्ट अगर आप कोर्ट जाते भी हैं तो कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगी हाँ भाई ठीक है अब इनको मिलने देना, फिर वो 4 बार मिलने देगी या मिलने देगा, फिर उसके बाद फिर मना कर देगा, फिर कोई प्रावधान क्रिएट करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये कंडीशन बिल्कुल लगाई जाती हैं, बहुत सारे कंडीशन बहुत सारे लोग लगाते हैं कि हाँ भाई ये जो मेरी इच्छा है ये पूरी करोगे, ये कंडीशन पूरी करोगे, तभी आपको बच्चे से मिलने दिया जाएगा और पिता या फिर माता जो होती है बच्चे की, वो बच्चे के लाड-प्यार में उस बात को मानना भी पड़ता है। ये कंडीशंस को जो अनर्गल की डिमांड है उनको मानना भी पड़ता है। बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। तो आपको क्या लगता है कि लॉ चेंज होने की ज़रूरत है या फिर लोगों की सोच हो? देखिए लॉ चेंज भी हो जाए, थोड़ा-सा चेंज होगा तो थोड़ा-सा बदलाव तो आएगा। अगर मान लीजिए जेंडर न्यूट्रल कानून अगर बनता है, थोड़ा-सा एक बदलाव तो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सोच एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर सोच बदल गई, आज के भी समय में अगर आपको लगता है कि अगर हम एक-दूसरे को सेपरेट होता है, म्यूचुअल डिवोर्स की व्यवस्था है। आप चले जाइए म्यूचुअल डाइवोर्स मुश्किल से 2 या 3 महीने में आपका हो गया खत्म। दोनों लोग आप अपना अपनी अलग दुनिया जीजिए और जो महिला है वो अपनी अलग दुनिया जिए। तो व्यवस्थाएँ अभी भी हैं। लॉ में हालाँकि ऐसा नहीं कि अभी व्यवस्था नहीं है। म्यूचुअली डाइवोर्स की व्यवस्था है और बहुत स्मूथ प्रोसेस है। 2 हियरिंग होती है, 2 या 3 महीने में सारा प्रोसेस खत्म। आप अलग, हम अलग, अपनी दुनिया आप देखो, अपनी दुनिया मैं थी। लेकिन आदमी चुनता कौन-सा है? ये वाला प्रोसेस जिसमें दोनों व्यक्ति की प्रताड़ना हो, दोनों व्यक्ति कोर्ट आएँ, दोनों व्यक्ति जज साहब से बातें सुनें, दोनों वकील लड़ें, पैसा खर्च हो, मानसिक रूप से आप हर दिन परेशान हैं। तो एक व्यवस्था तो एक जेंडर न्यूट्रल कानून की लाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपनी सोच में भी बदलाव लानी चाहिए कि अगर हम एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो बहुत शांति से और एक-दूसरे के हित में एक-दूसरे से अलग हो जाना चाहिए और बच्चों के हित में सबसे पहले आपको बच्चे का हित देखना चाहिए कि बच्चे का हित क्या है और बच्चे के हित के बाद आपको ये देखना चाहिए कि और किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि शांति जीवन में लाने के लिए आपको अगर सब कुछ बेचना पड़ रहा है, तो वो बेच दीजिए और शांति अगर आप शांति आपको मिल जाए शांति मतलब किसी महिला का नाम नहीं मैं कह रहा, शांति जो पीस जी, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको पीस लाना है जीवन में पीस के लिए अगर आपको सब कुछ आपको बेचना पड़ रहा है, बेच दीजिए, लेकिन अगर पीस आपको मिल रहा हो वो बेच के, तो वो पीस ले लीजिए क्योंकि वो पीस अगर आपके पास है, तो सब कुछ है, पीस नहीं है, तो आपके पास तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ है, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। Thank you so much for being with us today. Thank थैंक यू।